बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान वो आए हुए थे दौरे पर। अब वो दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं और अपने दौरे के दौरान उन्होंने 24 के करीब मुआहदे किए हैं। इसकी स्टोरी बताएँगे कि वो आए किस मकसद के लिए थे। साथ हमने ये बताना है कि अमेरिका ने अपनी चाल चल दी है और उन्होंने इसराइल को तैयार कर दिया है कि वो जून या जुलाई में ईरान पर एक बड़ा हमला कर दें। ये क्या है, इस पे आप बात करेंगे। और साथ अमेरिका से दूसरी खबर ये है कि इमरान मुखालफ लोगों के अमेरिका में दाखिले पर लगनी जा रही है पाबंदी। वो कौन लोग होंगे जिस पे अमेरिका पाबंदी लगा देगा? आईएमएफ का वफ़्द वो आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर और वो अब उनकी मुलाकातों का जो अहवाल है वो आपसे पहले शेयर भी हुआ, लेकिन अब उनकी मुलाकातें एक जगह से बढ़कर कई जगहों पे पहुंच चुकी हैं। उसका भी अहवाल बताएंगे कि असल कहानी क्या है और ये कहाँ पे जाके रुकेगी। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस आपसे शेयर होती रहे। तैयब उर्दवान साहब आए थे पाकिस्तान के दौरे पर और ये काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। जो फ़ॉरेन अफेयर्स पे लोग नज़र रखते हैं वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि ये पाकिस्तानी हुकूमत से नाराज़ भी थे। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो उन्हें दोबारा दोस्ती पर मजबूर किया है, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। अब उन्होंने अपने दौरे में 24 के करीब मुआहदे किए हैं, जिसमें दिफ़ा है, टेक्नोलॉजी है, ज़राअत है, तालीम है, सेहत है, ज़राए इब्लाग है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह के मुआहदे किए हैं। लेकिन तुर्की के सदर आए क्यों हैं? इसका आपको बताएँगे कि ये तो होता है ना कि आप जो एमओयू होते हैं आपको मिल जाते हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएँगे, लेकिन इन दौरों का कुछ ना कुछ पीछे पसपर्दा कहानी ज़रूर होती है। देखिए, पहले आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक़्त तैयब उर्दवान और मलेशिया के जो वज़ीर-ए-आज़म थे महातीर मोहम्मद, ये मिलके एक एशिया में एक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे और उसमें इंडोनेशिया को भी शामिल किया था और कोशिशें ये हो रही थी कि ईरान को भी उसमें शामिल कर लें, जिस पे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था। और अमेरिका की नाराज़गी हुई थी कि यहाँ पे एक ब्लॉक बन रहा है, लेकिन उसके साथ सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। और फिर उस वक़्त लिखा भी गया कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो जाना चाह रहे थे मलेशिया के अंदर, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक़्त के आर्मी चीफ़ थे, उन्हें एक पैगाम पहुँचाया था कि इन्हें मलेशिया जाने से रोकें, जिसके बाद वो इमरान खान वहाँ पे नहीं गए थे। अब क्योंकि तैयब उर्दवान साहब यहाँ पे आए हैं, उस उनके दौरे का मकसद इससे मुतल्लक तो एक है कि वो इस खित्ते के अंदर अपना एक रोब दबदबा रखना चाहते हैं। लेकिन इस खित्ते के अंदर चीन भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है और चीन के होते हुए तो वो जिसे कहते हैं कि वो अपनी रोब दबदबा या अपनी हाकमियत को नहीं बरकरार रख सकेंगे। लिहाजा वो पाकिस्तान को किस हवाले से थोड़ा सा स्टैंड करने आए। देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो उन्होंने गज़ा का एक फ़ार्मूला पेश किया कि गज़ा के जो मुसलमान हैं वो वहाँ से चले जाएँ, उनको हम बाहर आबादकार करेंगे। फिर उन्होंने सऊदी अरब के तरफ भी एक बात की कि सऊदी अरब जो है उनको पनाह दे। फिर उन्होंने उनको लबनान या उर्दन वहाँ पे आबादकारी के लिए भी उन्होंने सलाह-मशवरे देने शुरू कर दिए, जिस पे सऊदीया ने तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। अब क्योंकि ये मामला इसराइल, फ़लस्तीन और उर्दन, शाम और लबनान का है। तो इसके अंदर तुर्की जो है, तुर्की की जो सराउंडिंग बाउंड्रीज़ है, उनके अंदर शाम भी लगता है और शाम को उन्होंने वक़्तन-फ़वक़्तन सपोर्ट भी किया है। लिहाज़ा वो ये चाह रहे हैं कि खित्ते की जो जंग है, वो खिसक-खिसक के कहीं शाम तक आएगी, उसके बाद तुर्किया भी इसकी ज़द में आ सकता है। लिहाज़ा इस किस्म का अगर कोई सपोर्ट की जाती है कि जी गज़ा के मुसलमानों की आबादकारी, उनको शाम में आबाद कर दिया जाए, उनको लबनान में आबाद कर दिया जाए, उनको उर्दन में आबाद कर दिया जाए, उनको सऊदी अरब में आबाद कर दिया जाए। तो अगर अमेरिका सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान पे कोई दबाव डालता है, तो पाकिस्तान लम्बे ना पै जाए। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का एक फ़ोन आना तो पाकिस्तानी हुकूमत ने लम्बे पै जाना। वो उन्हें खड़े करने आए हैं कि जनाब
पैरां ते वज़न दे के खड़े रहो, असी ताडे नाल हां, लिहाज़ा गज़ा के मुसलमानों का उनका जो फ्यूचर है उसे सिक्योर करने की ज़रूरत है, उनका पायदार हल ढूँढने की ज़रूरत है। अब इसी वजह से उन्होंने कश्मीर पे बात की है कि कश्मीर का जो हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए और उन्हें जो है वो हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए कश्मीरियों का। और पाकिस्तान का 1947 के बाद से 2025 तक यही स्टांस है और हम भी कश्मीरियों की आज़ादी चाहते हैं। हम जम्मू मकबूज़ा कश्मीर की बात कर रहे हैं कि मकबूज़ा कश्मीर के अंदर जो भारत ने गासबाना तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है, वो वहाँ के लोगों को जो है कि खुद इरादियत दे ताकि वो अपनी आज़ादी का, अपनी अलहदा रियासत का खुद फ़ैसला कर दें। लेकिन क्योंकि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कश्मीरी जो वहाँ पे लोग हैं वो तो कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपना फ़ैसला तो सुना दिया हुआ है कि मकबूज़ा कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना, मिलना-जुलना और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर का स्टेटस है, ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो लिहाज़ा उन्होंने फ़ैसला सुनाया हुआ है, लेकिन भारत एक जिसे कहते हैं उसकी ज़िद है, हठधर्मी है, जिसको पूरी दुनिया जो है वो हर दफ़ा कंडेम भी करती है। अब तुर्की पाकिस्तान, एक तो ये उनका एक बड़ा मकसद था कि पाकिस्तान को थोड़ा-सा स्टैंड किया जाए और तुर्की के साथ पाकिस्तान के जो है वो दिफ़ा के बड़े पुराने मामलात हैं, नए नहीं हैं। पाकिस्तान की अगर आप जो वेपन और आर्टिलरी और जो शेल्स वग़ैरह हैं, इनकी अगर आप उनकी कंट्रीब्यूशन निकालें तो पाकिस्तान तकरीबन 5 से 11% तुर्की से असला खरीदता है। और पाकिस्तान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर तुर्की ने इनको बड़ी सपोर्ट फ़राहम की है। और अब जो स्टेल्थ फाइटर जेट की बात की जा रही है, दुनिया के अंदर उसका एक हंगामा है, वो भी पाकिस्तान और तुर्की मिलके जो है वो ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये दरपर्दा ये भी कहानी है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी ड्रोन की टेक्नोलॉजी है उसमें तुर्की ने बड़ा सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने अपने भी ड्रोन बड़े अच्छे तैयार किए हैं और पाकिस्तान ने शाहपुर जो पहला हमारा है, शाहपर, ये 1, 2 और 3 इसकी सीरीज़ आ चुकी है। ये 20 घंटे फ्लाई कर सकता है और 20 घंटे के दौरान ये 23,000 एयर से में ये 23,000 से लेके 35,000 फीट तक प्रवास कर सकता है, 20 घंटे प्रवास कर सकता है। पाकिस्तान के पास और भी ड्रोन हैं। उकाब जो है वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। सालार जासूस 1 भी था, 2 सीरीज़ भी आ चुकी है। इसके अलावा बुराक, ये भी पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हमने तुर्की के साथ इटली और जर्मनी के साथ मिलके भी पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। तो सेल्स फाल्कन वो इटली का है, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और बराकात कात जो है ये तुर्की का है, ये भी हम हमारे पास मौजूद है। अनका, ये भी हमारे पास मौजूद है और ल्यूना एनजी ये जर्मनी का है, ये भी पाकिस्तान के मौजूद है। पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है ना ड्रोन के, वो 300 के करीब हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के वेपन, पाकिस्तान की आर्टिलरी, पाकिस्तान के शेल, उसमें क्योंकि एक अच्छा खासा शेयर होल्डर है तुर्की का, तो लिहाज़ा हम उन दर पर्दा ये भी था कि पाकिस्तान के दफ़ा को मज़बूत किया जाए। हम भी समझते हैं कि भाई पाकिस्तान का दिफ़ा मज़बूत होना चाहिए। अब जब दिफ़ा पे बात करते हैं तो अमेरिका, इसराइल और ईरान। देखिए दुनिया में वाहद ईरान वो मुल्क है जिसने अमेरिका के सामने खड़े होके उसकी आँखों में आँखें डालकर बात की है। चाहे फ़लस्तीन का मसला हो तो ईरान ही सबसे पहले आया है। ईरान की लीडरशिप को आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब हो जाएँ, उनके कासिम सुलेमानी साहब शहीद हुए थे, उनके और जो बड़े जय्यद उलमा हैं या उनकी जो लीडरशिप है, वो पूरी उम्मत मुसलमान उन पे वैसे फ़ख्र करती है कि हमेशा उन्होंने अमेरिका की जो गीदड़ भभकी है उनके आगे वो सरनगू नहीं हुए। ईरान वाहद पूरी दुनिया का वाहद इस्लामी मुल्क है जो अमेरिकन के आँखों में आँखें डालकर बात करता है। अब एक इत्तला ये है कि वेस्ट का मीडिया ये लिख रहा है कि जून-जुलाई के अंदर ईरान पर जो है वो इसराइल हमला कर सकता है। वो इसराइल ईरान पर कहाँ हमला करेगा? ये जो वेस्ट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनका ये कहना है कि ईरान की 2 जौहरी तनसीबात हैं। जौहरी तनसीबात ये है कि जहाँ पे ईरान वो जो न्यूक्लियर होते हैं चीज़ें, उसको वो बनाता है और उसके बाद वो एटॉम एटॉम बम की शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन एक ख़बर ये भी है कि ईरान एटमी ताकत हासिल कर चुका है, सिर्फ़
ऐलान बाकी है। अब इसराइल ने जो है वो उसको जो है हलाशेरी दी है अमेरिका ने कि वो जून-जुलाई पर ईरान की 2 जौहरी तंजीबात पर हमला कर दे। ईरान की जिसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही है कि वो जौहरी उनके पास एटमी रिएक्टर के प्लांट मौजूद हैं और वो उन्होंने उस पे तकरीबन काम कर लिया हुआ है। और अमेरिका 2 तरह से ईरान को एंगेज कर रहा है। पहले तो ये ईरान की तरफ वो तजवीज़ भिजवा रहा है कि ईरान ने जो अपनी एटमी सलाहियत हासिल की है, ये जो दावे कर रहे हैं, वो अपनी एटमी सलाहियत को रिवर्स कर दे। अगर वो एटमी सलाहियत को रिवर्स कर दे, यानी कि वो अपनी एटमी जितनी टेक्नोलॉजी है उसको ख़त्म कर दे, वो मुआहदा कर ले कि हम ये बनाएँगे ही नहीं, तो मैं इसराइल से उनका हमला रुकवाने की कोशिश कर सकता हूँ। दूसरी तरफ इसराइल पे उन्होंने कहा हुआ है कि आप ईरान पर हमला करें और जौहरी तंसीबात पर उनको निशाना बनाएँ। लेकिन ईरान की जो क़यादत है आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब, उन्होंने वाज़ेह बयान दिया है कि अगर इसराइल ने इस किस्म की कोई चाल खेली तो हम वो हमला करेंगे कि तारीख़ में किसी मुल्क ने किसी मुख़ालिफ़ मुल्क पर ऐसा हमला नहीं किया होगा। इसी वजह से अमेरिका डरता है कि भाई अगर उन्होंने ऐलान कर दिया और तजर्बा कर दिया एटमी सलाहियत का, तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। वो एटमी सलाहियत के तजर्बे को रोकने के लिए ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। और इसी वजह से अमेरिका और ईरान के डायलॉग जो है वो तेज़ी से वो बता रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, जिसमें वाशिंगटन के अंदर ईरानी जो सफ़ीर है उसको एंगेज किया हुआ है अमेरिकन हुकूमत ने, और वो कह रहे हैं कि हम आपसे कोई डायलॉग करने चाह रहे हैं, लेकिन उन पे 2 तरह का दबाव है। ईरान पे इस किस्म के जो है दबाव आते रहे हैं, लेकिन ईरान की जो क़यादत है ना वो इससे निकल आएगी और उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं कि अवाम उनकी क़यादत पर एतमाद करती है, जिसकी वजह से वो ऐसे मामला से या नाज़ुक सूरत-हाल से बाहर निकल आते हैं। जिसमें सबसे अहम किरदार उनके जो रूहानी लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब, उनका अहम किरदार है। अच्छा जी, साथ ही अमेरिका से दूसरी खबर जुड़ी है कि जो विल्सन ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं और ये भी डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी लोगों में समझे जाते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा है, ये जो विल्सन का ट्वीट है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट to ban from the United States those in the Pakistan military government responsible for the wrongful persecution and imprisonment of इमरान खान। थैंक यू। जो विल्सन साहब ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी एक्ट है ना उसको लिख रहा हूँ, ड्राफ्ट कर रहा हूँ और हम जो है, हमसे मुराद अमेरिका ही है, हम पाकिस्तान की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है और जो रिस्पॉन्सिबल हैं इमरान खान साहब को जेल में रखने पर, हम उनकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस पर जो है वो पीटीआई के लोग बड़े खुश हैं और पीटीआई में अब ज़ाहिर बात है मसाइल चल रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत को पहले निकाला, फिर रख लिया, अब शेर अफ़ज़ल मरवत को दोबारा पार्टी के अंदर रखने की बातें की जा रही है। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप बन गए हैं, एक पश्तून ग्रुप बन गया, एक पंजाबी ग्रुप बन गया। प पश्तून ग्रुप जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत के हक़ में है, पंजाबी ग्रुप उसके ख़िलाफ़ है। अब सलमान अकरम राजा है, उसके ख़िलाफ़ इतनी बातें की थी, जिस पे शेर अफ़ज़ल मरवत को निकाल लिया है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और इमरान खान साहब के पार्टी के निकालने के बाद अब उसको दबाव डाला जा रहा है कि इनको रख दें। अगर शेर अफ़ज़ल मरवत को बर वक़्त कंट्रोल ना किया गया, तो ये कोई भूचाल क्रिएट कर देगा, ऐसी इनसाइड स्टोरी पीटीआई की बयान कर देगा जो 9 मई से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। ये इमरान खान साहब पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इमरान खान साहब के अपने जो कहे हुए अल्फ़ाज़ हैं उनको वापस लेने पड़ रहे हैं। देखिए, अब उनकी पार्टी का अपना डिसीजन है, वो कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ तक उनको हुकूमत सपोर्ट करती है उनके इस फ़ैसले को। अच्छा, ये आईएमएफ का वफ़्द पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। अब इसमें 2 तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि आईएमएफ को वफ़्द को पाकिस्तान के तमाम अदारों में रसाई नहीं देनी चाहिए, सीधी-सी बात ये है। उनका कि पाकिस्तान की सालमियत का भी इश्यू है। पाकिस्तान के
जितने इदारों के पास आईएमएफ का वफ़्द जाएगा, आप यकीन करें नित नई कहानियाँ जन्म लेंगी और नित नई रिपोर्टिंग होगी और वो पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं होगी। अगर हुकूमत वक़्त ने आईएमएफ के वफ़्द को तमाम अदारों तक रसाई दी है, तो ये उनका गलत फ़ेल है। उनको बिल्कुल रसाई नहीं देनी चाहिए। आईएमएफ को सिर्फ़ हुकूमत पाकिस्तान के साथ ही डायलॉग करने चाहिए और उन और आईएमएफ का वक़्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पाबंद करना चाहिए कि वो वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत ख़ज़ाना के ज़ेरे इंतज़ाम जितने भी शोबे आते हैं उनसे उनके डायलॉग होने चाहिए। आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पास भिजवा रहे हैं, आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास भिजवा रहे हैं, आप उन्हें एफबीआर के लोगों से मिलवा रहे हैं, आप उन्हें वज़ारत दिफ़ा के लोगों से मिलवा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के लोगों से उन्हें मिलवा रहे हैं। आप उन्हें हर वज़ारत के अंदर रसाई दे रहे हैं। ये किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा होता है और इस पे सवालात ज़रूर उठेंगे। हुकूमत वक़्त को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। नई चीज़ें आएँगी तो आपसे शेयर करेंगे। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।